संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में दिखा भारत के विकास का रोड मैप। कहा, भारत में आज स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार, जो गरीबों के स्थायी सशक्तिकरण के लिए कर रही है काम। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को बताया विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा। संसद में पेश आर्थिक सर्वे में दिखी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में वृद्धि दर 7 तो अगले साल 6 से 6.8% रहने का अनुमान। कोविड से पूरी तरह से उभरी अर्थव्यवस्था। पहली बार अगले दशक में 6.5 से 7% विकास दर का जताया गया भरोसा। शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट। सरकार के प्रयासों से महंगाई भी नियंत्रण में। आर्थिक सर्वे के बाद बोले देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। कहा, अर्थव्यवस्था की रिकवरी हुई पूरी। गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों में अब बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में। सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने की दिशा में बढ़ रही है आगे। कल पेश होगा 2023-24 के लिए देश का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में रखेंगी देश के आय व्यय का ब्यौरा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 5वें बजट से लोगों को भारी उम्मीदें। झारखंड के धनबाद में जोराफाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर में लगी आग। हादसे में 10 की मौत। गौतम अडानी की अगुवाई वाली कंपनी अडानी पोर्ट ने इजरायल के हाइफा बंदरगाह का किया अधिग्रहण। पोर्ट का $1.2 अरब में किया अधिग्रहण। डील को इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया मील का पत्थर। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने जहां सरकार की अभी तक की बड़ी नीतियों के आधार पर हासिल की जा रही उपलब्धियों का जिक्र किया तो बड़े बदलावों को भी देश के सामने रखा। राष्ट्रपति ने अमृतकाल को विकसित भारत के निर्माण का कालखंड बताते हुए कहा कि 2047 तक हमें कैसा भारत बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को बजट सत्र शुरू होने पर संसद के दोनों सदनों को जब संबोधित किया तो उसमें न केवल केंद्र सरकार द्वारा भारत के विकास के विजन का रोड मैप दिखा, बल्कि देश के विकास की लंबी यात्रा में सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र था। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है, जो गरीबों को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। राष्ट्रपति ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सरकार के मंत्र का जिक्र किया और कहा कि यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। बड़े बड़े घाटेलों, सरकारी योजनाओं में
भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। राष्ट्रपति ने अमृतकाल को विकसित भारत के निर्माण का कालखंड बताते हुए बताया कि 2047 तक हमें कैसा भारत बनाना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे सरकार भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्याओं से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ अब केवल नारा नहीं रह गया है। सरकार गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बना रही है। सरकार की कोशिश है कि गरीब सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। देश के 11 करोड़ छोटे किसानों को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश 5 प्राणों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रपति के मुताबिक मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए तेजी से काम किया है। देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर सरकार काम कर रही है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। राष्ट्रपति ने G20 की भारत की अध्यक्षता का जिक्र किया और कहा कि भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरे तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति, समावेशी विकास और विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख का उल्लेख किया और कहा कि भारत आंतरिक चुनौतियों के साथ ही वैश्विक चिंताओं के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी के संबोधन में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे युगांतकारी परिवर्तनों की गहन तस्वीर
पेश करते हुए कई विषयों को शामिल किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आम नागरिकों को सशक्त बनाया गया है और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। तमाम देशी और वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी दिखाई पड़ रही है, तो महंगाई काबू में रहेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति का बड़ा आकलन देखने को मिल रहा है, तो वहीं कल के बजट के संकेत भी दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति अभिभाषण के तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद के दोनों सदनों में पेश किया। पुराने सर्वेक्षणों से इस साल का सर्वेक्षण इस मायने में अलग है कि इस साल देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ अगले दशक और देश के अमृतकाल के आर्थिक अनुमानों को संसद में रखा गया। आर्थिक समीक्षा से सबसे बड़ी खबर यह है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के चपेट से अब पूरी तरह से उबर चुकी है। The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, Chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. समीक्षा में कहा गया है कि ऊंची घरेलू मांग और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% तक की दर से वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में 8.7% थी, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 7% रहा। वहीं 2023-24 में 6 से 6.8% का अनुमान जताया गया है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 2020-21 में 3.3% थी, वहीं 2021-22 में क्षेत्र की विकास दर 3.0% रही, जबकि 2022-23 में 3.5% के विकास दर का अनुमान है। सेवा क्षेत्र की विकास दर 2020-21 में -7.8% थी, जबकि 2021-22 में ये क्षेत्र 8.4% की रफ्तार से आगे बढ़ा। वहीं 2022-23 में 9.1% रहने का अनुमान है। वहीं उद्योग क्षेत्र की विकास दर 2020-21 में -3.3% थी, तो 2020-21 में ये दर 10.3% रही, जबकि 2022-23 में 4.1% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। The survey projects the economic growth rate to be 6.5% for the next financial year, and the range we have projected for the outcomes is between 6 and 6.8%. समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूंजी निर्माण रहा है, जिसने रोजगार के सृजन में मदद की है। ये शहरी बेरोजगारी दर में कमी और कर्मचारी भविष्य निधि के कुल पंजीकरण में तेजी के माध्यम से दिखाई पड़ती है। Urban unemployment ratio has come down during the pandemic peak of around 20% down to 7%, and the worker population ratio has picked up from a low of around 35% back to around 45%. EPFO payroll data, which tracks new workers joining the scheme with salaries of 15,000 or below, in 22-23, their levels are running well above the previous 3 years. And in terms of the facilitation of employment, the eShram portal provides a bridge between employers and informal workers. सर्वेक्षण ये भी कहता है कि भारत की विकास दर अगले दशक में 6.5 से 7% के बीच रह सकती है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनियों की बेहतर होती बैलेंस शीट से इस लक्ष्य में मदद मिलेगी।
समीक्षा के मुताबिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जो जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.6% रही और इसे केंद्र सरकार की आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना का समर्थन मिला। समीक्षा में कहा गया है कि महामारी की वजह से दर्ज की गई गिरावट, रूस यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल असर और महंगाई से उबरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अब समस्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय बेहतरी देखने को मिल रही है, जिससे ये वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व विकास पथ पर अग्रसर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीवीडी न्यूज। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि सरकार ने कैसे महंगाई का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया, जबकि दुनिया भर में इस दौरान काफी उथल-पुथल देखी गई। At the inflation numbers, why do you think that India has done better in terms of inflation management when other economies are actually facing the 30-year or 40 years high of inflation? Why India has been able to manage to contain the inflation below 8% level and it is sub 6% level, as you have just pointed out? The first reason is that India did not overstimulate during the pandemic. And I think many of us, including myself, when I was outside the government, we did say that the Indian government should, be fiscally very generous. But actually, I'm very grateful that the Indian government in 2020 did not take that advice. The secondary reason is that during the year 2022, the government took several measures to increase supply and also allowed import duties to come down on critical imports in the primary goods, and then reduced the excise duties on petroleum products and restricted exports of food items for temporary periods. So many such supply measures were taken and they are mentioned in the survey document as well. दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत को दुनिया की सबसे पसंदीदा अर्थव्यवस्था करार दिया है। IMF ने कहा कि 2023 में भारत 6.1% की दर से आर्थिक प्रगति करेगा, वहीं 2024 के लिए 6.8% आर्थिक प्रगति होने का अनुमान लगाया है। दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक मंदी के खतरे के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। केवल इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। जी हाँ, ये भरोसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर जारी ताजा आंकड़े में जताया है। अपने पूर्वानुमान में IMF ने कहा है कि 2023 में भारत 6.1% की दर से आर्थिक प्रगति करेगा। वहीं 2024 के लिए 6.8% आर्थिक प्रगति होने का अनुमान लगाया है। IMF के मुताबिक भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। We had the International Monetary Fund release its World Economic Outlook update, and they maintained India's GDP forecast or estimate for current financial year at 6.8, next financial year at 6.1, and importantly for 24-25 they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip which they estimate for the next financial year. इसके अलावा IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक वैश्विक विकास दर 2022 में अनुमानित 3.4% से गिरकर 2023 में 2.9% होने का अनुमान है, जबकि 2024 में बढ़कर 3.1% हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी 2023 के विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के विकास पूर्वानुमान में अमेरिका की GDP 1.4%, जर्मनी 0.1%, फ्रांस 0.7%, इटली 0.6%, स्पेन 1.1%, जापान 1.8%, यूके -0.6%, कनाडा 1.5%, चीन 5.2%, भारत 6.1%, रूस 0.3%, ब्राजील 1.2% रहने का अनुमान है। हालांकि 2024 में सभी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार दिखेगा। भारत में महंगाई को लेकर IMF ने कहा है कि मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में गिरावट जारी रहेगी और ये आने वाले साल यानी 2024 तक 4% पर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनविद शांति भूषण के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया, श्री शांति भूषण जी को कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान और वंचितों के लिए बोलने के जुनून के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन से दुख हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। बड़ी संख्या में लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आशीर्वाद ट्विन टावर के 2, 3, 4 और 5वें फ्लोर तक आग लगी हुई थी। प्राथमिक जांच में आग गैस सिलेंडर फटने से लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग का कहना है कि हादसे में मरने वालों की सही संख्या और कारणों का बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला में 26 जनवरी को निकली सभी झांकियों में उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने तीनों प्रदेशों को पुरस्कार दिया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस बार एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिली। वो पहले कभी देखने को नहीं मिला। किसी भी झांकी को कम नहीं आंक सकते हैं। सभी झांकियों ने सबका मन मोह लिया। बधाई है, प्रदेश के लोगों को बधाई है और जो द्वितीय तृतीय रहे उन सब प्रदेशों को भी बधाई है। सारी झांकियां एक से बढ़कर एक थी, बहुत अच्छी थी। पूरे देश की झांकियां पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगहों से आई थी। उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। जैसे अगर कोई फर्स्ट क्लास आते हैं तो 60% सबको मिला और थोड़ी उससे आगे जिसे मिल गया तो वो मेरिट में आ गया, वो प्रथम आ गया। इसलिए किसी भी झांकी को हम कम नहीं आंक सकते हैं। सबके प्रयास बहुत ही सुंदर थे। झांकियों ने सबका मन मोह लिया। इस बार की झांकियां ऐतिहासिक थी। हर चीज नई नई देखने को मिली है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज देखने को मिला है। भारतीय गणित के इतिहास लेखन में पूरी जिंदगी बिता देने वाले झांसी के प्रोफेसर राधाचरण गुप्त को पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान हुआ था। सार्वजनिक आयोजनों से दूर रहकर बेहद सादगीपूर्ण जिंदगी बिताने वाले प्रोफेसर गुप्त ने अपना अधिकांश जीवन भारतीय गणित के अध्ययन, शोध और लेखन को समर्पित किया। 88 वर्ष की उम्र में भी वे अध्ययन और लेखन के काम में ही अपना अधिकांश समय बिताते हैं। सम्मान का ऐलान होने पर प्रोफेसर गुप्त ने प्रसन्नता जाहिर की है। अच्छा लग रहा है और क्या है, क्योंकि ये लोग अक्सर हमसे पूछते थे कि आपने इतना काम किया, आपको भारत सरकार या कोई रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, ये है। तो अब वो मिल गया तो वो लोगों की जिज्ञासा वो दूर हो गई। हमको अच्छा लगा कि भारत सरकार ने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया है। मणिपुर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थोनाओजम चौबत सिंह को सार्वजनिक मामलों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे सार्वजनिक मामलों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पहले मणिपुरी हैं। डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक राजनेता के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित होने के रूप में ये उनके करियर का सबसे संतोषजनक क्षण है। 1972 की फरवरी मैं 1972 से लेकर लगातार 5 बार बिष्णुपुर जिले के नंबोल विधानसभा क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ। उसके बाद मैं 1996 से 2004 तक लगातार 3 बार 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सांसद के रूप में भी निर्वाचित हुआ। मैंने पहली बार 35 साल की उम्र में राज्य विधानसभा का चुनाव जीता था। पिछले 50 वर्षों के मेरे सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पद्मश्री पुरस्कार के लिए विशेषज्ञों द्वारा चुना जाना मेरे लिए सबसे खुशी का क्षण है। उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबार का दबदबा अब इजराइल तक दिखने लगा है। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी समूह ने इजराइल के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। सौदे की कीमत $1.8 अरब है। अडानी समूह का 2054 तक इस बंदरगाह का
मालिकाना हक रहेगा। इजराइल के ऐतिहासिक हाइफा शहर में आयोजित अधिग्रहण समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को बंदरगाह की चाबी सौंपी। सौदे के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ये डील भारत और इजराइल के संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी। नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए निकली शालिग्राम शिला का रास्ते में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। इस शालिग्राम शिला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। शालिग्राम शिला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंच गई है। पेश है एक रिपोर्ट। नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए निकली शालिग्राम शिला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंच गई है, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। इन शिलाओं से अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले बिहार पहुंचने पर शिला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के जेहटी सीमा से भारत में प्रवेश कर ये शिला लंबी यात्रा के बाद अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा में शामिल देवानंद मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा बनाने में इस शिला का इस्तेमाल होगा। इसी शिला से भगवान राम और मां जानकी जी का भव्य प्रतिमा का निर्माण होगा और वो अयोध्या के श्री राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, चूँकि यह शिला शालिग्राम जो पत्थर होता है जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसी हमारी जो हिंदू मान्यताएं हैं। दरभंगा में भी शालिग्राम शिला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जनकपुर से अयोध्या के लिए निकली इस शिला को दरभंगा जिले के कमतौल और सिमरी में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रोका गया, जहां श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन गाकर इसकी पूजा अर्चना की। शालिग्राम के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। बहुत खुश नसीब हम समझते हैं अपने आप को, और जल्द से जल्द वो प्रतिमा बने 2024 में उन्हें भव्य मंदिर के रूप में देखना चाहता हूँ। शालिग्राम शिला के मुजफ्फरपुर जिले में प्रवेश करने पर श्रद्धालुओं ने इसका भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालु हाथ में धर्म पताका लिए हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। राम जन्मभूमि अयोध्या समिति ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। जटी से लेकर आज दरभंगा सिमरी तक हम लोग आए हैं। इस प्रकार से महिलाओं की द्वारा जो स्वागत हुआ प्रभु श्री राम के नाम से, जो नेपाल से शालिग्राम शिला गए हैं, उसका हम लोग तो धन्य हो गए और हमारे मिथिलावासी भी धन्य हो गए। शालिग्राम शिला बिहार के सीमावर्ती जिले गोपालगंज पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। शालिग्राम शिला अयोध्या के लिए जहां जहां से गुजर रही है, वहां वहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इन शिलाओं से अयोध्या में भगवान राम और माता सीता की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जब से यहाँ आए तब से पिता बाबा हमारे सपने में आ रहे हैं।